हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप सेशंस को ही आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर चल रहा है, क्लास 12th का चैप्टर है ये, फर्स्ट यूनिट का। और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट oogenesis। देखो, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले, इसके जस्ट पहले जो वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें हमने बात की अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस, पार्ट 4 है वो, उस 4th पार्ट को आप अच्छे से देखो, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जब आप अच्छे से समझोगे तभी आपको oogenesis और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो उसको देखकर फिर आप इस वीडियो को देखो। एक बार मैं मियोसिस का कंसेप्ट वापस से एक बार आपको समझा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ गैमेटोजेनेसिस का मतलब हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। गैमिट के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर मेल होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो उसे कहा जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल है तो ओवम का फॉर्मेशन होगा जिसे कहा जाएगा oogenesis। तो गैमेटोजेनेसिस को मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में oogenesis कहा जाता है। बाद में ये मेल गैमेट्स ह्यूमन फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं और वहाँ जाकर फर्टिलाइज करते हैं इस ओवम को, ठीक है। तब जाकर गैमेट का होगा फर्टिलाइजेशन और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं oogenesis का। पहले मैं आपको मीनिंग बता दूं, जैसा हमने अभी कहा, oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम, यानी फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को oogenesis कहा जाता है। अब oogenesis समझने से पहले बहुत समरी में एक आपको मैं पहले मियोसिस बता देता हूँ। देखो, मियोसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक डिप्लॉइड सेल का डिवीजन होता है, और ये एक इस तरह का डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, यानी कि जो रिजल्टेंट सेल्स बनेंगे उन सेल्स में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, हाफ। और मियोसिस एक ऐसा डिवीजन है जो 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। यानी कि हमने माइटोसिस में तो पढ़ा था कि माइटोसिस मतलब कि एक सिंगल सेल 2 सेल में डिवाइड हो गया, ठीक है, और इनमें क्रोमोसोम्स नंबर में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन मियोसिस में एक तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरा एक मियोटिक डिवीजन से टोटल 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ देखो आप, हमने यहाँ से शुरुआत की एक सेल से, और एंड रिजल्ट क्या हमारे पास 4 सेल्स, और ये कंप्लीट एक सिंगल मियोटिक डिवीजन है। इसको कहते हैं मियोसिस फर्स्ट और इसको कहते हैं मियोसिस सेकंड। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पहले स्पर्मेटोजेनेसिस देखो, उसके बाद oogenesis देखो, क्योंकि जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस पहले देखोगे तभी आप oogenesis को स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ कंपेयर कर पाएंगे। और ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वो हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। oogenesis की शुरुआत, अब देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत हमने की थी मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया जिसका हमने नाम दिया था। सिमिलरली oogenesis की शुरुआत होगी फीमेल जर्म सेल्स में, ठीक है, फीमेल जर्म सेल्स जिसे कहा जाएगा oogonia। देखो, नाम बिल्कुल सिमिलर है, इसका नाम है oogonia, तो मेल में इसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो, ये फीमेल जर्म सेल्स, वो है मेल जर्म सेल्स, ठीक है। अब मेल जर्म सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टिस में, तो फीमेल जर्म सेल्स प्रेजेंट है ओवरी में, और इन्हीं को गैमिट मदर सेल भी कहते हैं। गैमिट मदर सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वो मेन मदर सेल है जिससे बाकी सब गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा। अब जैसा स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हुआ था, वहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन हुआ था, यहाँ पे भी माइटोटिक डिवीजन है, कोई फर्क नहीं है, इनका होगा माइटोटिक डिवीजन, और जिससे कि oogonia का नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। माइटोसिस होता रहेगा, oogonia बढ़ते रहेंगे। उसके बाद में से उसमें से एक कुछ oogonia डिफ्रेंशिएट होते हैं, और डिफ्रेंशिएट होकर बनाते हैं सबसे पहला सेल जिसका नाम है प्राइमरी oocyte। अब यहाँ कंपेयर कर लें आप वापस, यहाँ तक का पूरा प्रोसीजर स्पर्मेटोजेनेसिस में भी सेम है। वहाँ पे इसको नाम दिया था हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और यहाँ हमने नाम दिया है प्राइमरी oocyte। अब देखो, यहाँ पर माइटोसिस हुआ है, कहीं पे भी हमने अब तक मियोसिस का नाम नहीं लिया। तो इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। कहीं पे भी क्रोमोसोम हाफ नहीं होंगे क्योंकि अब तक मियोसिस शुरू नहीं हुआ है। तो ये प्राइमरी oocyte तक ये स्टेज पहुंच गया। अब व्हाट नेक्स्ट, ये अब सिंपल सी बात है, गैमिट मदर सेल भी कैसा होगा, डिप्लॉइड। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड, यानी 46 क्रोमोसोम। अगर मैं लिखता हूँ n तो इसका मतलब होगा 23 क्रोमोसोम्स, और प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉइड होंगे।
अब यहाँ शुरू होगा मियोसिस और मियोसिस का पहला डिवीजन। अब आप सबको मालूम है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मियोसिस का पहला डिवीजन है उसी में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। और इस मियोसिस के पहले डिवीजन से यानी मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में जो दो सेल्स बनेंगे उनका नाम, उसमें से एक सेल होगा सेकेंडरी oocyte तो दूसरा सेल होगा फर्स्ट पोलर बॉडी। अब यहाँ डिफरेंस आ रहा है, जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था तो हमने कहा था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करवाया था हमने वहाँ पे, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एक होगा सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन और एक होगा फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन। अब हम सोच रहे होंगे कि सर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्यों oogenesis में पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, क्यों एक ही सेकेंडरी oocyte बनता है जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। तो इसके पीछे का जो मेन लॉजिक है वो मैं थोड़ी देर में आपको यहाँ पर समझाऊंगा, फिलहाल आप इसको आगे बढ़ाते हैं। अब सेकेंडरी oocyte फर्दर मियोसिस सेकेंड में जाएगा। अब यहाँ आप एक बात ध्यान रख लीजिएगा, मियोसिस हो चुका है, मियोसिस फर्स्ट, तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, हाफ, इसलिए यहाँ पर 23 कर दिया हमने। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मियोसिस फर्स्ट के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। तो ये कैसा हो गया, हैप्लॉइड सेल हो गया। फिर होगा मियोसिस सेकंड और मियोसिस सेकंड के बाद अगेन इससे केवल एक ही फीमेल गैमेट बनेगा और दूसरा बनेगा अगेन पोलर बॉडी, यानी कि ये सेकंड पोलर बॉडी का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। जबकि स्पर्मेटोसाइट्स, जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो सेकेंडरी oocyte है उन सेकेंडरी oocyte के फर्दर डिवीजन से स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। मैं लूँगा इस डिफरेंस को और आगे लूँगा अभी, फिलहाल आप ये समझें कि इस oogenesis में एक प्राइमरी oocyte से केवल एक सेकेंडरी oocyte और केवल एक ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, बाकी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। और पोलर बॉडी का भी अगर आप सेकेंडरी oocyte के साथ साइज का कंपैरिजन करो तो मैंने यहाँ क्लियर पिक्चर ही ऐसा बनाया है कि फर्स्ट पोलर बॉडी बहुत छोटा है, मतलब जो पोलर बॉडीज है बहुत छोटी होती है। मेजॉरिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म, अब जैसे प्राइमरी oocyte है तो ये जब डिवीजन होगा तो साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है, तो जो मेजॉरिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म है वो देखो आप पूरा का पूरा सेकेंडरी oocyte में चला जाता है। फर्स्ट पोलर बॉडी में हार्डली कुछ जो है साइटोप्लाज्म पहुंचता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल बराबर हाफ होंगे। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि साइटोप्लाज्म तो बहुत कम मिलेंगे लेकिन इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे जितने सेकेंडरी oocyte को मिले थे। प्राइमरी oocyte में 46 है तो 23 सेकेंडरी oocyte को और 23 फर्स्ट पोलर बॉडी को मिलेगा। लेकिन साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो काफ़ी अनइक्वल होगा और फर्स्ट पोलर बॉडी को बहुत ही कम साइटोप्लाज्म मिलेगा। तो ये तो बेसिक जो oogenesis है वो है, और उसका स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ मैंने आपको कंपैरिजन भी शो कर दिया। मैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के कंपैरिजन में और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को जितना कंपेयर करके पढ़ोगे चीज़ें उतनी आसानी से समझ में आएगी। अब ये जो प्रोसेस है, हमने जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा तो कुछ सिमिलर इसी तरह का एक प्रोसेस पढ़ा और हमने पहली लाइन में कह दिया था कि पूरा प्रोसेस शुरू होता है कब, जब प्यूबर्टी आती है। जब कोई मेल प्यूबर्टी अचीव करता है तब उसमें जो स्पर्मेटोगोनिया है वो इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा, फीमेल में ऐसा नहीं होता। अब यहाँ डिफरेंस क्या है उसको समझो आप। ये पूरा प्रोसेस यानी कहाँ से कहाँ तक, उगोनिया में माइटोसिस होगा, डिफरेंशिएशन होगा, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन और मियोसिस फर्स्ट की शुरुआत हो गई है। मियोसिस फर्स्ट की शुरुआत हो गई, देखो मैंने डिमार्केशन किया है तो हम यहाँ तक ही इस प्रोसेस को रोका हुआ है हमने, यानी मियोसिस फर्स्ट की शुरुआत हो गई है। शुरुआत भी आपको पता होगा कि जो सबसे पहला स्टेज होता है मियोसिस फर्स्ट में उसको हम कहते हैं प्रोफेज फर्स्ट, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट शुरू हो गया और ये प्रोसेस यहाँ पर रुक जाएगा, ये प्रोसेस यहाँ पर अरेस्ट हो जाएगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये तभी हो जाता है जब वो फीमेल एम्ब्रियो फॉर्म में प्रेजेंट होगी, यानी ये सब कुछ फीटल लाइफ में हो चुका है। स्पर्मेटोजेनेसिस में ये पहला स्टेप ही प्यूबर्टी में शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन के वक्त ही सब कुछ यहाँ तक जो प्रोफेज फर्स्ट है वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये प्रोसेस कहाँ रुक गया है, प्रोफेज 1 स्टेज में ये रुक चुका है।
ठीक है, और ये अभी भी फीटल लाइफ ही चल रही है यहाँ पे। आई होप मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ में आ गया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसका प्यूबर्टी से कोई लेना देना नहीं होता। ये प्रोसेस तो शुरुआत में फीटल लाइफ में ही पूरा हो जाता है। बाद में कोई भी नया प्राइमरी oocyte फॉर्मेशन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब फीटल लाइफ है, जैसे ही फीटल लाइफ में ये प्रोसेस कहाँ हो गया, प्रोफेज 1 स्टेज में ये प्रोसेस रुक चुका है। अब ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, ओवरी के अंदर, ये ध्यान रखना है। ये सारा प्रोसेस हो रहा है ओवरी में। अब ओवरी में बहुत सारे प्राइमरी oocytes प्रोफेज 1 स्टेज पर अरेस्ट होकर बैठे हैं। यहाँ पर उस फीमेल का होगा बर्थ, बर्थ होगा, फिर चाइल्डहुड स्टेज आएगी, फिर धीरे धीरे वो पूरा जो बचपन है वो बचपन बीतता जाएगा। यानी कि ये देखो यहाँ पर इसका ही पूरा चाइल्डहुड यानी बचपन निकल गया, लेकिन क्या मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ अब तक? नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो स्टेज है, ये स्टेज यहीं पर रुकी रहेगी थ्रू आउट दी चाइल्डहुड। यानी प्रोफेज स्टेज पे रुका है, बर्थ हो चुका है, चाइल्डहुड निकल चुका है, अब आएगी प्यूबर्टी। तो जैसे ही कोई फीमेल प्यूबर्टी अचीव करती है उसी वक्त ये मियोसिस फर्स्ट आगे बढ़ता है, प्रोफेज फर्स्ट आगे बढ़ता है और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। अब ये ध्यान रखना है आपने, ये जो सेकेंडरी oocyte बनी ये कब बनी? प्यूबर्टी के आने पे। ठीक है, अब यही सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवरी से रिलीज होगा। वो जो हम पढ़ते हैं ना ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन में हम कहते हैं कि ओव्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ओवम होता है वो ओवरी से बाहर निकलता है। तो जब मैं बोल रहा हूँ ना ओवम, तो मैं टेक्निकली गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ओवरी से रिलीज हो रहा है वो ओवम नहीं है, वो है सेकेंडरी oocyte। ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। जो ओव्यूलेशन होता है वो सेकेंडरी oocyte के स्टेज पर ही ओव्यूलेशन हो जाता है। ओवम फॉर्मेशन ओव्यूलेशन तक नहीं होता। और ये मियोसिस फर्स्ट कब शुरू होगा? ये शुरू होगा जब स्पर्म यहाँ पर पहुँचेगा। ये सेकेंडरी oocyte है समझो। जैसे ही स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आएगा तब ये मियोसिस 2 चालू होगा और तब यहाँ पर ओवम का फॉर्मेशन होगा। उससे पहले ओवम फॉर्म नहीं होगा। यानी कि अब आप समझें इस चीज़ को, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओवम फॉर्मेशन भी नहीं होगा। यानी जो हम कहते हैं ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte। ओवम रिलीज नहीं होता। ओवम तो तभी बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, उससे जस्ट पहले ही ओवम का फॉर्मेशन होता है, उससे जस्ट पहले ही मियोसिस 2 कंप्लीट करता है एक सेकेंडरी oocyte। तो जब भी आप बोलें तो टेक्निकली सही बोलें। जब आप बोलें कि ओव्यूलेशन, तब आपको बोलना है सेकेंडरी oocyte का ओव्यूलेशन हो रहा है, ओवम का ओव्यूलेशन नहीं होता। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होता है वो भी सेकेंडरी oocyte है, वो ओवम नहीं होता। ओवम तो कब बनेगा? जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होगा तब। जब स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आएगा तभी मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा और ओवम का फॉर्मेशन होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है और ये बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट आपको अपने माइंड में बिठाकर रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में ट्रू फॉल्स, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट वगैरह बहुत आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये हमने जो अब तक पूरा स्टडी किया, अब कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात करते हैं। देखो हमने यहाँ पर क्या कहा आपको, एक प्राइमरी oocyte से बनेगा एक सेकेंडरी oocyte और एक सेकेंडरी oocyte से बनता है एक ओवम। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte और एक सेकेंडरी oocyte से एक ओवम। अगर आपसे पूछे प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte में फ़र्क क्या है, तो आप कहोगे कि प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड है, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉयड है, ओवम हैप्लॉयड है, लेकिन एक एक बनता है। इसको कंपेयर करो स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ। स्पर्मेटोजेनेसिस में देखो ये पढ़ा था हमने, अगर आपने वीडियो देखा हो अच्छे से, कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड और 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, जबकि ऐसा उसमें नहीं होता। तो उसके पीछे का कारण समझें आप। उसके पीछे का कारण क्या है कि देखो स्पर्म्स जो होंगे ना वो फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वो सर्विक्स, यूटेरस
और फिर फैलोपियन ट्यूब से होते हुए पहुंचेंगे कहाँ पर, ओवम के पास में। यानी जो फर्टिलाइजेशन है वो एक लक बाय चांस वाला प्रोसेस है। और ये लक बाय चांस कब हो पाएगा, जब आपके पास बहुत सारे स्पर्म्स होंगे। ऐसा हो नहीं सकता ना कि हम केवल एक स्पर्म रिलीज करें और वो एक स्पर्म बराबर जाके ओवम को मिलेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन, स्पर्म्स बहुत सारे बने। तो स्पर्म्स बहुत सारे बने, इसलिए एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन oogenesis में हम ऐसा नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते, उसको उस बात को समझें। आप समझे, एक काम करते हैं, क्या हुआ कि एक प्राइमरी oocyte से हमने 2 सेकेंडरी oocyte बनाए और उससे हमने 4 ओवम बनाए। समझो एक बारी को, अगर ऐसा हो जाए तो आप समझें एक साथ अगर 4 सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाए, 4 ओवम का फॉर्मेशन हो जाए, और कैसा हो अगर 4 स्पर्म्स मिलके इसको एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर दे, यानी फर्टिलाइज कर दे, तो 4 एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एक साथ होगा। तो क्या ये फिजिबल हो पाएगा कि हर प्रेगनेंसी में 4 एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं, 4 कंप्लीट बच्चों का जन्म हो रहा है ना? ये मुश्किल होता है। इसको कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। हालांकि एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं है, इस चैप्टर में पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो हम नहीं चाहते कि पॉली एम्ब्रियोनी हो, हम नहीं चाहते कि पॉली एम्ब्रियोनी हो, इसलिए हम केवल एक ही ओवम का फॉर्मेशन, एक ही सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि अगर पॉली एम्ब्रियोनी होता है तो उस प्रेगनेंसी को स्टेबलाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप इमेजिन करें, एक साथ 4 एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट एक फीमेल बॉडी में, बहुत ही टीडियस, बहुत ही टफ टास्क वो होता है। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब सवाल आता है कि चलो सर, ये तो समझ में आ गया कि एक सेकेंडरी oocyte और एक ही ओवम बनेगा, लेकिन जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन किया वो हमने अनइक्वल क्यों किया? क्यों सेकेंडरी oocyte को मेजॉरिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म मिला और फर्स्ट पोलर बॉडी को साइटोप्लाज्म के नाम पे कुछ भी नहीं मिला? तो उसका रीज़न भी क्या है? उसका रीज़न क्या है? देखो, ये जो सेकेंडरी oocyte है ना आपके सामने, यही सेकेंडरी oocyte का जो सेल है, जब स्पर्म आएगा और फर्टिलाइजेशन होगा, तब इसी का जो साइटोप्लाज्म है, यही तो सेल कन्वर्ट होकर जाइगोट बनेगा ना। आप समझे, सेकेंडरी oocyte में जब स्पर्म एंटर करेगा, स्पर्म के 23 क्रोमोसोम्स, ये समझो आप सेकेंडरी oocyte है। अब जैसे ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए आ गया, यहाँ पर ये ओवम का फॉर्मेशन हो गया, और ओवम के 23 क्रोमोसोम्स और स्पर्म के 23 क्रोमोसोम्स मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियस बना दिए, 46 क्रोमोसोम हो गया। और यही सेल अब किस में कन्वर्ट हो गया? जाइगोट में। अब जाइगोट को डेवलपमेंट के लिए यू नीड न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। इसलिए साइटोप्लाज्म, मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म को पूरा का पूरा सेकेंडरी oocyte और फिर सेकेंडरी oocyte से ओवम में डाल दिया जाता है। और पोलर बॉडी तो आगे जाके वैसे भी डीजनरेट हो जाएगी, इसलिए अननेसेसरी हमें न्यूट्रिशन वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें आगे फर्दर जाइगोट और फिर जाइगोट से आगे पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना है, तो मुझे साइटोप्लाज्म की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये डिवीजन जो होता है अनइक्वल डिवीजन होता है, और ऐसा अनइक्वल डिवीजन आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में देखने को नहीं मिलेगा। और प्लस पॉली एम्ब्रियोनी नहीं हो, इसलिए केवल एक ही ओवम का फॉर्मेशन किया जाता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब एक एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी कह रही है कि oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। बिल्कुल सही बात है, हमने भी पढ़ा यही बात। व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल्स, तो पहली बात तो आप यहाँ नंबर नोट कर लें। गैमीट मदर सेल्स यानी उगोनिया कितने हैं? अ कपल ऑफ मिलियन। अ कपल ऑफ मिलियन मतलब आप समझो अराउंड 1 से 2 मिलियन उगोनिया प्रेजेंट होते हैं एक फीमेल में। आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी, यानी हर एक सिंगल फिटस की जो 2 ओवरीज होती है, हर एक सिंगल ओवरी में 1 से 2 मिलियन उगोनिया प्रेजेंट होते हैं। और बर्थ के बाद कोई भी नया उगोनिया ना तो बनेगा ना ही उसमें ऐड होगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये बहुत क्लियर बता रहे हैं आपको कि बर्थ होने के बाद, एक बार फीमेल बर्थ हो गया तो नए उगोनिया का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, जबकि मेल में ऐसा नहीं होता। मेल में आप देखो स्पर्मेटोगोनिया थे, स्पर्मेटोगोनिया का माइटोसिस हुआ। जब स्पर्मेटोगोनिया का माइटोसिस होगा तो और भी ज़्यादा स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है कब? प्यूबर्टी पे। फीमेल में ऐसा एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाता है, और प्यूबर्टी आने पर या इवन बर्थ के बाद भी किसी भी तरह के उगोनिया का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ये फैक्ट ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं।
अब एनसीईआरटी लिख रही है कि सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte का मेन जो न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म है वो मेनली सेकेंडरी oocyte ने रख लिया और पोलर बॉडी को कुछ भी नहीं मिला। तो क्या आप इसका कोई फ़ायदा सोच सकते हो? तो मैंने आपको इसका फ़ायदा बता दिया, क्योंकि मुझे आगे जाकर ज़ाइगोट का डेवलपमेंट करना है, तो आई नीड न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। एक और क्वेश्चन पूछती है एनसीईआरटी कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी जो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन के बाद बनी थी वो आगे जाके डीजेनरेट हो जाएगी या और आगे जाके फर्दर डिवाइड होगी, यानी कि इसमें भी क्या मियोसिस 2 होगा क्या, जिससे 2 और पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन हो? तो इसका एग्जैक्ट आंसर अभी हमें भी अच्छे से पता नहीं है, ठीक है। एट दिस पॉइंट हमें भी इसका आंसर अब तक पता नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम लोग एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। चलिए एनसीईआरटी क्या कह रही है कि उगोनिया से शुरुआत होगी, माइटोसिस होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डिफ्रेंशिएशन होकर एक प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ, तो बिल्कुल सही बात है। फिगर देख लेता हूँ, ये एक उगोनिया का माइटोसिस से 2 उगोनिया बन गए, ठीक है, और माइटोसिस हुआ 4 उगोनिया बन गए, ठीक है। फिर इन उगोनिया का हुआ डिफ्रेंशिएशन जिससे बन गया ये प्राइमरी oocyte, बिल्कुल सही बात है, ये हो गया प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte का मियोसिस फर्स्ट चालू हो गया और ये आकर यहाँ पर प्रोफेज स्टेज में रुक गया, और ये आगे कब बढ़ेगा? ये आगे बढ़ेगा जब आएगी प्यूबर्टी। ये देखो आप यहाँ पे, ये प्रोसेस पूरा रुका हुआ है, पूरा चाइल्डहुड निकल गया, बचपन निकल गया, लेकिन ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा। और जैसे ही प्यूबर्टी हिट होती है फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए ये लिख रहा है कि फर्स्ट म्योटिक डिवीजन है जो कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, ठीक है। ये कह रहा है कि ओव्यूलेशन से पहले फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, तो सही बात है। ओव्यूलेशन कब शुरू होता है? जब प्यूबर्टी आती है ना, सिंपल सी बात है। जब प्यूबर्टी आएगी तब ओव्यूलेशन शुरू होगा, और ओव्यूलेशन शुरू होने से जस्ट पहले ये डिवीजन हो जाता है और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ओव्यूलेशन में जो रिलीज होता है वो टेक्निकली सेकेंडरी oocyte है, ओवम रिलीज नहीं होता। ओवम तो कब बनेगा? जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होगा, यानी जब स्पर्म या आकर या फ्यूज होगा तभी मियोसिस 2 कंप्लीट होगा और ओवम का फॉर्मेशन होगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। आई होप अब आप खुद स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि सर आपने oogenesis तो पढ़ा दिया, लेकिन oogenesis फॉलिकल डेवलपमेंट का है, तो फॉलिकल डेवलपमेंट एक अलग ही वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है ये वीडियो और मिक्स हो जाता है। इसलिए आपने ये वीडियो देखा, इसको अच्छे से समझो। बहुत जल्दी मैं फॉलिकल डेवलपमेंट रिलीज़ कर दूंगा, तो आपको वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको अगर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो किसी भी लेक्चर की, या अभी भी कोई डाउट हो, तो मुझे इंस्टाग्राम, मेरी मेल आईडी या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। वहाँ से आपको जो भी क्वेरी हो आप मुझे बता सकते हो। दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।